जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर 4 के आखिरी उन दोनों टॉपिक्स को जिनका नाम है प्राकृतिक सीमाएं और सांस्कृतिक संपर्क, और दूसरा टॉपिक है खनिज और अन्य संसाधन। तो चलिए बिना समय नुकसान किए हम अपने पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में नदियां, पहाड़, पठार और डेल्टा जैसी प्राकृतिक चीज़ें अलग अलग इलाकों को आपस में घेरती थी, और इन प्राकृतिक सीमाओं के अंदर रहने वाले लोगों ने मिलकर अपने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र बना लिए थे, जहां पर समय समय पर कई राजाओं और राजवंशों का उदय हुआ और वे खत्म भी हुए। उस जमाने में आज की तरह फ़ोन, इंटरनेट या पक्की सड़कें ना होने के कारण और बीच बीच में बड़े पहाड़ और नदियां होने की वजह से किसी एक राजा के लिए इतने बड़े देश के हर हिस्से पर एक साथ नियंत्रण पाना और रख पाना बहुत मुश्किल काम था। जब लोग अपने अलग अलग भौगोलिक इलाकों में सिमट कर रहने लगे तो धीरे धीरे हर क्षेत्र का अपना एक अलग रहन सहन, खान पान और बोलने का तरीका विकसित हो गया, और हर इलाका अपनी एक खास अलग सांस्कृतिक पहचान बन गया। इसके बावजूद उत्तर और पश्चिम भारत की ज़्यादातर भाषाएं एक ही परिवार से निकली हैं, जिसे इंडो आर्यन भाषा संग्रह कहते हैं। इसी कारण इन भाषाओं में आपस में बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं। उस समय में सबसे खास बात यह थी कि लगभग पूरे भारत में संस्कृत ही वह भाषा थी जिसे हर तरफ बोला और समझा जाता था। पश्चिम से पूर्व की ओर फैले विंध्य पर्वत ने भारत को प्राकृतिक रूप से दो भागों में बांट दिया। एक हो गया उत्तर भारत और दूसरा हो गया दक्षिण भारत। विंध्य के उत्तर में मुख्य रूप से इंडो आर्यन भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, और इसके दक्षिण में अगर देखें हम तो उस पर्वत के दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। इन्हीं विंध्य पर्वतों के बीच के पहाड़ी इलाकों में कबीलाई लोग रहते थे, जो आज भी वहां निवास करते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों के जो तटीय इलाके थे, उन्होंने बाहर से आने वाले नए लोगों और विदेशी व्यापारियों को खूब अपने तरफ आकर्षित किया, और दक्षिण भारत के लोग समुद्री रास्तों से विदेशी व्यापार करके अपनी समृद्धि बढ़ाने में लगे हुए थे। विंध्य के पहाड़ों में रास्ते भले ही कठिन थे और प्राचीन काल में सफर करना बहुत मुश्किल था, फिर भी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। इस आवागमन की वजह से उत्तर और दक्षिण के बीच भाषा, विचारों और संस्कृति का जमकर आदान प्रदान हुआ। कई बार उत्तर की शक्तियां दक्षिण में गईं तो कई बार दक्षिण शासक उत्तर की तरफ आए। केवल राजा ही नहीं बल्कि व्यापारी, धर्म प्रचारक और सांस्कृतिक नेता, खासकर ब्राह्मण, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे थे उस दौर में, और इस दो तरफा आवाजाही ने पूरे देश को मिलाकर एक साझी और मजबूत संस्कृति का रूप दे दिया। भले ही अधिकांश क्षेत्रों की अपनी प्राकृतिक सीमाएं अच्छी तरह तय थीं, लेकिन किसी भी एक इलाके के पास अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए जरूरी सभी संसाधन मौजूद नहीं थे। प्रागैतिहासिक काल के बाद से ही इंसानों को धातुओं और रोजमर्रा की दूसरी चीजों की आम जरूरत पड़ने लगी थी, और अपनी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों ने आपस में लेन देन करना शुरू किया, और इस जरूरत ने अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक अन्योन्याश्रय
संबंध स्थापित कर दिया, जिसका मतलब है कि वे अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो चुके थे। जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे वे अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हो चुके थे ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके। भारत के पास जो भी प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़, जंगल, पत्थर और धातुएं मौजूद थे, उन सब का भरपूर इस्तेमाल इंसानों ने किया और इसी वजह से हमारे देश का इतिहास वैसा बना जैसा आज हम पढ़ते हैं। बहुत पुराने समय में जब इंसानों ने बड़े पैमाने पर एक जगह टिक कर अपनी बस्तियां बसाना शुरू किया, तब भारी बारिश के बाद उग आए घने जंगलों के बीच भारत के समतल और उपजाऊ मैदान बहुत मददगार साबित हुए उन सभी कबीले वासियों के लिए। और ये मैदानी इलाके इंसानों को मवेशियों के लिए चारा, खाना पकाने के लिए ईंधन और मकान बनाने के लिए भरपूर लकड़ी और खेल कूद या मनोरंजन के साधन देते थे। प्राचीन काल की शुरुआत में जब लोगों को आग में पकी हुई ईंटें बनाना ज्यादा नहीं आता था या उस समय उपलब्ध नहीं था, तो वे इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। तब वे रहने के लिए लकड़ी के मकान और रहने की जगहों के चारों तरफ लकड़ी के घेरे यानी बाड़े बनाया करते थे। लकड़ी के ऐसे बने मकानों और घेरों के सबसे पहले और महत्वपूर्ण सबूत भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज का पटना में मिले हैं। इसके साथ ही भारत में औजार, हथियार और निर्माण कार्य करने के लिए बालू पत्थर यानी जो सैंड स्टोन्स होते हैं, उनके साथ साथ हर तरह के बढ़िया पत्थर आसानी से मिल जाते थे। दुनिया की सबसे शुरुआती इंसानी बस्तियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित पहाड़ी इलाकों में और पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी घाटियों में बसी थी, क्योंकि वहां शिकार और सुरक्षा आसान थी, आसानी से पानी मिल सकता था। और आगे चलकर इतिहास में यह बदलाव देखा गया कि उत्तर भारत के समतल मैदानों में जहां ईंटों का काम ज्यादा हुआ, वहीं दक्कन यानी सेंट्रल इंडिया और दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के इलाकों में ज्यादातर शानदार मंदिर और मूर्तियां ठोस पत्थरों को काटकर बनाई गई। अब धातुओं की बात करें तो भारत में तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर और हर जगह पाया जाता था। पूरे देश में तांबे की सबसे बड़ी और मुख्य खदानें छोटा नागपुर पठार के सिंहभूम जिले में मौजूद है। यहाँ तांबे की पट्टी यानी बेल्ट लगभग 130 किलोमीटर लंबी है, जिससे हमें आसानी से पता चलता है कि हमारे प्राचीन पूर्वज कारीगरी और धातु निकालने के काम में कितने ज़्यादा माहिर थे। बिहार और उसके आसपास के इलाकों में तांबे का सबसे पहला इस्तेमाल करने वाले लोग सिंहभूम और हजारीबाग की खदानों से ही तांबा निकाला करते थे। इसके अलावा दक्षिण बिहार और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से प्राचीन समय के तांबे के बहुत सारे औजार खुदाई में मिले हैं। राजस्थान का खेतड़ी इलाका भी तांबे के मामले में बहुत अमीर था और वहाँ भारी मात्रा में तांबा जमा था। इस खेतड़ी के तांबे का इस्तेमाल पूर्व वैदिक और वैदिक काल के उन लोगों ने किया जो उस समय आज के पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात और गंगा यमुना दोआब यानी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में रहते थे। खेतड़ी के इलाकों में तांबे के जो पुराने अवशेष मिले हैं वे ईसा पूर्व 1000 यानी 1000 BC से भी पहले के समय के हैं। चूंकि तांबा इंसानों द्वारा खोजी और इस्तेमाल की गई सबसे पहली धातु थी, इसलिए हिंदू धर्म में इसे बेहद पवित्र, शुद्ध और मंगलकारी माना गया। यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी हिंदू संस्कृति में धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और शादियों में
तांबे से बने बर्तनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके विपरीत आज के भारत में टीन धातु का उत्पादन लगभग ना के बराबर होता है और यह प्राचीन काल में भी हमारे देश में बहुत दुर्लभ यानी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली चीज थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पुराने समय में राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में टीन थोड़ा बहुत पाया जरूर जाता था, लेकिन इंसानों द्वारा लगातार इस्तेमाल किए जाने से यह प्राचीन काल में ही पूरी तरह समाप्त हो गया। इतिहास का एक नियम है कि जब तांबे के अंदर टीन को एक निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है तभी कांस्य यानी ब्रोंज कांसा नाम की मजबूत धातु बनती है। भारत में टीन की भारी कमी थी, इसलिए हमारे प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स के इतिहास में कांसे से बनी वस्तुएं बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने थोड़ा बहुत टीन राजस्थान से जैसे तैसे हासिल किया था, लेकिन उनकी टीन की मुख्य सप्लाई अफगानिस्तान से होती थी। चूंकि अफगानिस्तान से टीन मंगाना बेहद कठिन और सीमित था, इसलिए हड़प्पा के लोगों ने चाहकर भी पीतल और कांसे के औजारों का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाया जितना वे करना चाहते थे। अगर हम तुलना करें तो पश्चिमी एशिया, मिस्र जिसे हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, और क्रीट द्वीप के प्राचीन लोगों के पास जितने कांसे के औजार थे, उनके मुकाबले भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों के पास कांसे के औजार बहुत कम थे। यहाँ तक कि भारत में जो औजार मिले भी हैं, उनमें टीन का प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑफ टीन बहुत ही कम था, जिससे वे थोड़े कमजोर होते थे। इसी वजह से भारत के मुख्य हिस्से में वैसा कोई बहुत बड़ा या समृद्ध कांस्य युग यानी ब्रोंज एज विकसित नहीं हो पाया, जिसमें बड़े पैमाने पर केवल कांसे के ही औजार और हथियार चलते हो। हालांकि यह स्थिति तब बदली जब ईसा मसीह के जन्म के बाद की शुरुआती सदियों यानी क्रिश्चियन ईरा में भारत के व्यापारिक संबंध म्यांमार यानी बर्मा और मलय प्रायद्वीप यानी मलेशिया के देशों के साथ बहुत गहरे और अंतरंग हो गए। इन पूर्वी देशों में टीन बहुत भारी मात्रा में पैदा होता था, इसलिए वहां से टीन आने के बाद ही भारत में बड़े पैमाने पर कांसे की चीजें और मूर्तियां बनाना संभव हो सका। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यांमार और मलय प्रायद्वीप से टीन आने के बाद भारत में बड़े पैमाने पर कांसे का इस्तेमाल संभव हो सका, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा दक्षिण भारत में देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां बनाने के लिए मिला। अब हम आगे की बात करेंगे तो बंगाल और बिहार में राज करने वाले पाल वंश के समय में कांसा बनाने के लिए टीन बहुत कम या शायद गया होगा। हजारीबाग और रांची के इलाकों से ही वो टीन मिलता था, वो धातु मिलता था। हजारीबाग में टीन पिघलाने का काम पिछली शताब्दी के मध्य यानी 19वीं सदी के बीच तक चलता रहा था, क्योंकि वहां पुराने समय में टीन के अयस्क मौजूद थे। धातुओं में भारत लौह अयस्कों यानी आयरन ओर्स यानी लोहे के मामले में बहुत ज़्यादा अमीर रहा है। ये लोहे के भंडार मुख्य रूप से दक्षिण बिहार यानी दक्षिण बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और कर्नाटक के इलाकों में पाए जाते थे। एक बार जब इंसानों ने धौकनी यानी बिलोज भट्ठी में हवा फूकने का साधन जिसका उपयोग स्टील बनाने और लोहे को पिघलाने के लिए होता है, उसका इस्तेमाल करना और लोहे को गलाने की कला सीख ली,
तो इतिहास का पूरा रुख ही बदल गया था। इसके बाद युद्ध लड़ने के लिए मजबूत लोहे के हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर इसके बारे में और जरा हम डिस्कस करें तो हम पाएंगे कि उसके साथ ही घने और भारी जंगलों को साफ करने के लिए लोहे की कुल्हाड़ियां और जमीन को गहराई से खोदकर बेहतर एवं नियमित खेती करने के लिए लोहे के फाल, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे कह सकते हैं कि वस्तुओं का निर्माण होने लगा जो इसमें काम करते थे। ईसा पूर्व चौथी से छठी सदी यानी 4th to 6th सेंचुरी बीसी में मगध में जो भारत का पहला सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा हुआ, उसका असली श्रेय दक्षिण बिहार में लोहे की प्रचुर उपलब्धता को ही दिया जाता है, क्योंकि वहां से बेहतरीन हथियार और औजार बनाए जा सकते थे उन सभी धातुओं को मिलाकर। लोहे के इस भारी इस्तेमाल के कारण अवंती राज्य और उसकी राजधानी उज्जैन भी 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर राज्य बन सके। आगे चलकर दक्षिण भारत में पैदा हुए सातवाहन राजाओं और अन्य राजवंशों ने आंध्र प्रदेश और उसका क्या नाम था, कर्नाटक के लौह अयस्कों का भरपूर इस्तेमाल किया और अपनी ताकत भी उसके इस्तेमाल से बढ़ाई। आंध्र प्रदेश के पास शीशे यानी लीड के बहुत बड़े और मुख्य भंडार मौजूद थे। यही वजह है कि इतिहास में जो सातवाहन साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शीशे के सिक्के चलते थे, जिन्होंने ईसा मसीह के जन्म के समय यानी पहली और दूसरी शताब्दी में आंध्र और महाराष्ट्र के इलाकों पर राज किया था। वैसे भारत में शीशा राजस्थान के इलाकों से भी हासिल किया जा सकता था। अगर उन सिक्कों के इतिहास को देखें तो भारत में सबसे पहले चलने वाले सिक्कों को पंचचिहित सिक्का या आहत सिक्का, पंच मार्क्ड क्वाइंस कहा जाता था, जो मुख्य रूप से सिल्वर यानी कि चांदी के बने होते थे। हालांकि प्राचीन भारत में चांदी बहुत दुर्लभ धातु थी और यह यहाँ बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती थी। भारत में चांदी की खदानों की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ियों में हुई थी और इसका जिक्र बहुत बाद में अकबर के शासनकाल तक के दस्तावेजों में मिलता है। बिहार से खुदाई में मिले सबसे शुरुआती पंच चिन्हित सिक्कों में धातु के रूप में चांदी के इस्तेमाल के साफ सबूत मिलते हैं। सोने यानी गोल्ड की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां और उन नदियों की धाराएं अपने साथ सोने के बारीक कण यानी स्वर्ण चूर्ण बहाकर लाती थी, जिन्हें वे मैदानी इलाकों में नदी के तटों पर जमा कर देती थी। इस तरह पानी के बहाव से जमा हुए सोने को प्लेसर कहा जाता है। इसके अलावा भारत में ठोस सोना कर्नाटक की प्रसिद्ध कोलार गोल्ड फील्ड्स की खदानों में पाया जाता है। कर्नाटक में सोने के इस्तेमाल का सबसे पुराना सबूत ईसा पूर्व 1800 यानी कि 1800 बीसी के नवपाषाण युग नियोलिथिक एज में मिलता है। इसके बाद दूसरी शताब्दी ईसवी की शुरुआत होने तक हमें सोने की खदानों से निकालने या उसका दोहन करने का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। इसी कोलार क्षेत्र को दक्षिण कर्नाटक के गंगा शासकों की शुरुआती राजधानी भी माना जाता है। भारत में शुरुआती समय में सिक्कों या गहनों के लिए उपयोग किया जाने वाला ज्यादातर सोना असल में मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ होने वाले व्यापार से भारत आता था। यही कारण है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की शुरुआती 5 सदियों यानी शताब्दियों तक भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलते रहे। लेकिन चूंकि सोने की मुद्रा को लगातार बनाए रखने के लिए भारत के अपने स्थानीय संसाधन खदाने काफी नहीं थे, इसलिए जैसे ही बाहरी देशों से सोने की सप्लाई बंद हुई, वैसे ही भारत में सोने के सिक्के बहुत दुर्लभ यानी कम हो गए। इसके अलावा प्राचीन काल में भारत के भीतर
खासकर मध्य भारत, उड़ीसा और दक्षिण भारत के इलाकों में समुद्री मोती और कई तरह के कीमती पत्थरों यानी प्रीशियस स्टोन्स का बहुत उत्पादन होता था। प्राचीन काल की शुरुआती सदियों में जब रोमन साम्राज्य के लोग भारत के इन कीमती पत्थरों को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे, तब इन पत्थरों का उत्पादन और व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था, जिससे देश में खूब समृद्धि। हमारा यह चैप्टर भारत का भौगोलिक स्थिति जो अब समाप्त हुआ, इसके हर एक टॉपिक को मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है पारिस्थितिकी और पर्यावरण, भारत की पारिस्थितिकी और पर्यावरण। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। क्रांति की यह मशाल सदैव जलती रहे। इनकलाब जिंदाबाद।